नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा सत्र में। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और मैसूर की कहानी में गहराई से उतरेंगे। खास तौर पर वो दौर जब वोडेयार वंश का असर कम हुआ और हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान सामने आए, और कैसे इन दोनों ने उस वक्त की बड़ी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरदस्त टक्कर दी। सच कहूं तो ये दौर ड्रामा, रणनीति, कूटनीति और टकरावों से एकदम भरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चर्चा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मैसूर का ये जो प्रतिरोध था, ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं थी। इसने दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की और हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा असर डाला। मतलब हैदर और टीपू से निपटना अंग्रेज़ों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। उस वक्त मैसूर में हालात क्या थे? दस्तावेज बताते हैं कि नाम के लिए तो वोडेयार वंश के चिक्का कृष्णाराज राजा थे, पर क्या सत्ता सच में उनके हाथ में थी? नहीं, जैसा दस्तावेज इशारा करते हैं, चिक्का राजा असल में नाम के ही शासक थे। मतलब उन्हें उतना काबिल नहीं माना जाता था शासन के लिए। असली पावर जो थी वो दो भाइयों के हाथ में थी, नंजराज जो सेनापति थे और देवराज जो दीवान थे। तो सत्ता इनके पास थी और इसी माहौल में क्या कहते हैं, एक नए लीडर के उभरने का मौका बना। तो पहले फौज में एक अफसर थे, उन्होंने मैसूर की सत्ता अपने हाथों में ले ली। ये तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा मैसूर के लिए। हाँ, बहुत बड़ा। ये सिर्फ गद्दी बदलना नहीं था, ये मैसूर की सोच और उसके इरादों का भी बदलना था। हैदर अली ने आते ही फौरन अपनी फौज को मजबूत करने पर ध्यान दिया और एक बहुत अहम काम किया। डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद ली और एक मॉडर्न शस्त्रागार मतलब आर्टिलरी तोपखाना बनाया। और ये जो फ्रांसीसी कनेक्शन था ना, ये आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत काम आया उनके। अच्छा, और यहीं से फिर अंग्रेजों के साथ सीधी टक्कर की तैयारी शुरू हो गई। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि शुरू में तो हैदर अली के लिए स्थिति बहुत मुश्किल थी। हैदराबाद के निजाम और उधर मराठे दोनों ही अंग्रेजों से जा मिले थे। हाँ हाँ, ये तो किसी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देता। बिल्कुल, ये तो बड़ी चिंता की बात रही होगी। निश्चित रूप से। सोचिए, तीन बड़ी ताकतें एक तरफ और हैदर अली अकेले। लेकिन यहीं पर हैदर अली की कूटनीति, उनकी डिप्लोमेसी का कमाल दिखता है। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ लड़ाई पर ही जोर नहीं दिया, उन्होंने अपनी समझदारी से, बातचीत से पहले निजाम को अंग्रेजों से अलग किया और फिर मराठों को भी मना लिया कि वो इस गठबंधन से हट जाएं। ये तो मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही एक बड़ी जीत थी उनकी। कमाल है, दुश्मन का गठजोड़ ही तोड़ दिया। इसके बाद तो उनका हौसला और बढ़ा होगा। सुना है मद्रास तक पहुंच गए थे वो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सीधे मद्रास को घेर लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधी चुनौती थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हैदर इतनी तेजी से बढ़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को बातचीत करनी पड़ी और 1769 में मद्रास की संधि हुई। दस्तावेज इसे साफ तौर पर हैदर अली की जीत मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हरा नहीं पाए थे। अच्छा, संधि में यह तय हुआ कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगी। लेकिन यहाँ एक मजेदार छोटी सी बात है। दस्तावेज में लिखा है कि सब कुछ वापस करने के बाद भी हैदर अली ने करूर का इलाका नहीं लौटाया था अंग्रेजों को। हाँ, ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पलड़ा किसका भारी था उस वक्त। संधि बराबरी की नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध पर, 1780 से 84। इसका बैकग्राउंड भी बड़ा दिलचस्प है। जी। दुनिया में उथल-पुथल ही चल रही थी। अमेरिका में आजादी की लड़ाई और फ्रांस अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिकियों का साथ दे रहा था। सही कहा आपने। ग्लोबल पॉलिटिक्स और यहाँ भारत के झगड़े आपस में जुड़ रहे थे। और इस दूसरे युद्ध की फौरी वजह बनी अंग्रेजों का माहे पर कब्जा करना। माहे? हाँ, माहे मालाबार तट पर एक फ्रांसीसी बस्ती थी, छोटी सी, लेकिन वो हैदर अली के संरक्षण में थी, उनकी प्रोटेक्शन में। तो हैदर ने इसे अपनी इज्जत पर, अपनी सॉवरेनिटी पर हमला माना। पड़े। उन्होंने मराठों और निजाम के साथ मिलकर, अंग्रेज सेनापति थे कर्नल बेली, उनकी सेना को बुरी तरह हराया। अंग्रेजों के लिए ये बड़ा झटका था। और इसी दौरान हैदर अली का वो मशहूर कोट, वो कथन है जो दस्तावेजों में मिलता है, मैं जमीन पर तो अंग्रेजों को खदेड़ सकता हूं, पर समंदर को नहीं सुखा सकता हूं। ये उनकी समझदारी दिखाता है। उन्हें पता था कि ब्रिटिश नेवी कितनी ताकतवर है। जमीन पर भले ही वो जीतें, समंदर पर अंग्रेजों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध। यहाँ क्या हुआ? दस्तावेज कहते हैं
कि इस बार पासा पलट गया। हाँ, यहाँ अंग्रेज सेनापति थे सर आयररकूट। आयलकोट। जी, उन्होंने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हरा दिया। ये मैसूर के लिए एक बड़ा झटका था, इसमें कोई शक नहीं। पोर्टोनोवा के कुछ ही टाइम बाद आयरकूट की मौत हो गई और फिर दिसंबर 1782 में हैदर अली की भी मृत्यु हो गई। दूसरी जगह ऐसा लगता है कि शायद आयरकूट हैदर के बाद मरे और मैथ्यू नया सेनापति बना। खैर जो भी हो, पॉइंट यह है कि कुछ ही महीनों के अंदर दोनों मेन दुश्मन आयरकूट और हैदर अली दोनों ही नहीं रहे। हैदर अली की मौत तो युद्ध के बीच में हुई। ये तो मैसूर के लिए बहुत बड़ा संकट रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा संकट। लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने फौरन कमान संभाल ली। वो पहले से ही लड़ाई में शामिल थे। उन्होंने युद्ध जारी रखा, अंग्रेजों को काफी परेशान किया और आखिरकार 1784 में टीपू ने मद्रास के गवर्नर थे लॉर्ड मैकार्टनी, उनके साथ मैंगलोर की संधि की। मैंगलोर की संधि। हाँ, इससे दूसरा युद्ध खत्म हुआ और इस संधि में भी पहले युद्ध की तरह ही दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस कर दिए। तो एक तरह से दूसरा युद्ध भी बिना किसी खास नतीजे के खत्म हुआ। तो अब आते हैं तीसरे युद्ध पर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92। इसकी क्या वजह बनी? दस्तावेज बताते हैं कि मामला त्रावणकोर से शुरू हुआ। हाँ, त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने डच लोगों से 2 बस्तियां खरीदने की कोशिश की, जेकोटाय और क्रंगानूर। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध किया। वो मानते थे कि ये उनके इलाके में दखल देना है। और अंग्रेज, उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ दिया। ये टीपू के लिए सीधी चुनौती थी। और इस वक्त भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो अमेरिका में हार का मुंह देख चुके थे और यहाँ भारत में ब्रिटिश पावर को बहुत मजबूत करना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ त्रावणकोर का साथ नहीं दिया, बल्कि टीपू के जो पुराने दुश्मन थे, मराठे और निजाम, उन्हें फिर से अपने साथ मिला लिया। तो टीपू के खिलाफ एक बहुत ताकतवर तिकड़ी, एक ट्रिपल अलायंस बन गया। ओह, यानी टीपू को एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ना था। फिर भी दस्तावेज कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने हिम्मत दिखाई, मीडोज को हराया भी था। हाँ, अंग्रेज सेनापति मीडोज को शुरुआत में उन्होंने हराया, लेकिन फिर कॉर्नवालिस खुद सेना लेकर आ गए और कॉर्नवालिस के आने के बाद पलड़ा अंग्रेजों और उनके साथियों के हक में झुक गया। जॉइंट फोर्स ने टीपू को पीछे हटने पर मजबूर किया और आखिरकार उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। मजबूर होकर टीपू को 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और ये संधि मैसूर के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। शर्तें क्या थीं? जरा विस्तार से बताइए। ऐसा लगता है ये संधि मैसूर के लिए बहुत भारी पड़ी। हाँ, बहुत भारी। दस्तावेज बताते हैं शर्तें बहुत सख्त थीं। पहली, टीपू को युद्ध के हर्जाने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी थी, बहुत ज्यादा। ठीक है। दूसरी, वो रकम वो एकदम से नहीं दे पाए, तो उनके 2 बेटों को जमानत के तौर पर अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेज दिया गया। अपने बेटों को? ये तो बहुत बड़ा अपमान था। बिल्कुल, किसी भी शासक के लिए। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी शर्त, टीपू को अपना लगभग आधा राज्य देना पड़ा। आधा राज्य? इतना बड़ा नुकसान? ये इलाके फिर किसे मिले? ये जो जमीन जीती गई थी, इसे तीनों साथियों ने, अंग्रेज, मराठा और निजाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्से मिले, 12 महल, डिंडीगुल और सबसे जरूरी मालाबार का तट। मालाबार तट? हाँ, मालाबार मिलने से पश्चिमी तट पर अंग्रेजों का दबदबा और बढ़ गया। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का हिस्सा मिला और निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच की जमीन। इस बंटवारे ने मैसूर को बुरी तरह कमजोर कर दिया था। और इसी जीत के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो बात कही थी जिसका जिक्र हमारे दस्तावेज में भी है और जो उनकी कूटनीति का निचोड़ है। हमने अपने दोस्तों को ज्यादा ताकतवर बनाए बिना अपने दुश्मन को पंगु बना दिया है। अच्छा, क्या मतलब था इसका? मतलब साफ था। उन्होंने मैसूर को तो कमजोर कर दिया, लेकिन अपने जो साथी थे, मराठे और निजाम, उन्हें भी इतना ताकतवर नहीं होने दिया कि वो आगे चलकर अंग्रेजों के लिए ही खतरा बन जाएं। बहुत सोची समझी चाल थी यह। इस संधि ने तो टीपू को बिल्कुल तोड़ दिया होगा, लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। चौथा और आखिरी युद्ध हुआ 1799 में। इस बार अंग्रेजों ने क्या बहाना बनाया? देखिए, इस समय तक लॉर्ड वेलेस्ली आ चुके थे गवर्नर जनरल बनकर, और वो कॉर्नवालिस से भी ज्यादा एग्रेसिव थे, विस्तार चाहते थे। दस्तावेज बताते हैं कि टीपू पर इल्जाम लगाया गया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिल रहे हैं, यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नेपोलियन के साथ? हाँ, ये इल्जाम था। और वेलेस्ली अपनी सहायक संधि की नीति के लिए जाने जाते थे। वो टीपू को इस नीति के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानते थे। सहायक संधि
ये क्या चीज थी? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली का एक बहुत ही चालाक तरीका था। ऊपर से देखने में ये एक सुरक्षा का समझौता लगता था। अंग्रेज किसी भारतीय राज्य से कहते थे कि हम तुम्हें बाहरी हमले या अंदरूनी गड़बड़ी से बचाएंगे। लेकिन इसकी शर्तें ऐसी थीं कि वो राज्य अपनी आज़ादी पूरी तरह खो देता था। उन्हें अपनी सेना खत्म करनी पड़ती थी और अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने खर्चे पर रखनी पड़ती थी। अपने ही खर्चे पे? हाँ, एक अंग्रेज रेजिडेंट राजा के दरबार में बैठ जाता था, जो अंदर के मामलों में भी दखल देता था। और सबसे बड़ी बात, वो राज्य अपनी विदेश नीति, मतलब दूसरे राज्यों या यूरोपियन से रिश्ते, पूरी तरह अंग्रेजों को सौंप देता था। वो अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी से बात नहीं कर सकता था। तो संक्षेप में, ये नाम के लिए आज़ाद रखकर उस राज्य पर पूरा ब्रिटिश कंट्रोल करने का तरीका था। समझ गई। तो वेलेस्ली चाहते थे कि टीपू ये मान ले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन टीपू तैयार नहीं थे। उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी थी। नतीजा हुआ चौथा युद्ध। इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी से आए थे। निजाम ने भी उनका साथ दिया। मराठे इस बार न्यूट्रल रहे। और इस युद्ध का अंत बहुत दुखद रहा। हमारे दस्तावेज साफ बताते हैं कि टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले की हिफाजत करते हुए लड़ते लड़ते मारे गए। हाँ, 4 मई 1799 मैसूर का वो शेर हमेशा के लिए खामोश हो गया। टीपू की मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ मैसूर का? टीपू की मौत के साथ ही मैसूर की आज़ादी खत्म हो गई। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को पूरी तरह मिटाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने फिर से वोडेयार वंश के एक बच्चे कृष्णराज तृतीय को गद्दी पर बिठा दिया। अच्छा, वापस वोडेयार वंश। हाँ, और जैसा सोचा गया था, इस नए राजा के साथ फौरन सहायक संधि कर ली गई। तो अब मैसूर कहने को एक राज्य था, पर असल में वो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं रही। टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और हार की नहीं है। हमारे दस्तावेज उनके कुछ और काम भी बताते हैं। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे। उनकी विदेश नीति के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, ये टीपू का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार कोशिश करते रहे कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद मिले। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने फ्रांस, तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, अरब, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और मॉरिशस जैसे दूर दूर के राजाओं के पास अपने दूत भेजे थे। अच्छा। वो अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते थे। हालांकि उनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई, पर ये उनकी ग्लोबल सोच और डिप्लोमेटिक कोशिशों को जरूर दिखाती हैं। और प्रशासन में भी उन्होंने कुछ नया किया था? बिल्कुल। उन्होंने राज्य में नापतोल का नया सिस्टम लाने की कोशिश की। एक नया कैलेंडर, पंचांग भी जारी किया। अपनी सेना को मॉडर्न यूरोपियन तरीके से बनाने की कोशिश जारी रखी, जो उनके पिता हैदर अली ने शुरू की थी। नेवी बनाने की भी कोशिश की थी उन्होंने। यहाँ एक और बहुत ही रोचक बात दस्तावेज में है कि टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे। ये क्या था और इसका क्या मतलब है? ये वाकई बहुत खास बात है। जैकोबिन क्लब जो था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल क्लब था। ये रिपब्लिकन विचारों का, आज़ादी, बराबरी जैसे क्रांतिकारी विचारों का सेंटर था। ओह। टीपू का इस क्लब का मेंबर बनना और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिंबल था, ये दिखाता है कि वो सिर्फ यूरोप की घटनाओं से वाकिफ नहीं थे, बल्कि उन मॉडर्न आइडियाज से प्रभावित भी थे। ये बात उन्हें उस समय के दूसरे भारतीय राजाओं से बिल्कुल अलग करती है। वो खुद को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू भी कहने लगे थे। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है। एक भारतीय राजा 18वीं सदी के आखिर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से जुड़ रहा है। दस्तावेज में एक और बात है जो शायद उनके एक अलग रूप को दिखाती है। श्रृंगेरी के शारदा मठ का पुनर्निर्माण। शायद तीसरे युद्ध के दौरान पिंडारियों ने श्रृंगेरी मठ को लूटा और नुकसान पहुंचाया था, तो टीपू ने मठ के शंकराचार्य के कहने पर उसके दोबारा बनने के लिए पैसा और मदद दी थी। ये घटना अक्सर उनके क्या कहते हैं मजहबी रवादारी या रिलीजियस टॉलरेंस वाले पहलू को दिखाने के लिए बताई जाती है। और जाहिर है उन्हें शेर मैसूर के नाम से तो जाना ही जाता है, जो उनकी बहादुरी और अंग्रेजों के खिलाफ उनके कड़े प्रतिरोध का प्रतीक है।